मेरा नाम है बुल्ला, रहता हूँ मैं खुल्ला। 1998 में आई फिल्म गुंडा का एक डायलॉग बॉलीवुड के मशहूर विलेन में से एक मुकेश ऋषि की यादगार अदाकारी में से है। आज हमारे साथ खुद मुकेश ऋषि जुड़े हुए हैं मुंबई से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे मौके पे मुझे मौका दिया। मुकेश जी, 120 से ज्यादा आपने बॉलीवुड की फिल्में दी है, अधिकतर फिल्में हिट हुई है। पूरा हिंदुस्तान आपकी अदाकारी का दीवाना है। लॉकडाउन के बीच आप कर क्या रहे हैं? मैं बिल्कुल रूल फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक फिल्म कर रहा था अपने बेटे के लिए, फिल्म उसे लॉन्च कर रहा था पंजाब में। चंडीगढ़ शूट कर रहे थे हम लोग। तो 18 को हमें जब पता चला 18 लास्ट दिन है, तो 18 को करके फिर हम 20th को वापस आ गए थे यूनिट सारा। तब से लेके आज तक मैं अपने घर में ही हूँ, और जो जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिली है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। पूरा परिवार उसको फॉलो कर रहा है, मेरी पूरी सोसाइटी उसको फॉलो कर रही है। सर, आपको बॉलीवुड में याद किया जा रहा है, लंबे समय से आपकी कुछ नई फिल्में नजर नहीं आ रही। आप साउथ, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों की तरफ ज्यादा देखे जा रहे हैं। क्या इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, मैं कुछ प्लान नहीं किया था। जब साउथ से शुरू हुआ तो उसमें सब तकरीबन सब लैंग्वेज में काम किया, लेकिन स्पेशली तेलुगु का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और वहां से काम मुझे आज तक मिलता है। और उस वहाँ सिर्फ एक तरह का काम नहीं, बहुत सारे चेंजेस आए वहाँ। मैंने पॉजिटिव रोल बहुत सारे किए वहाँ पे। तो वो जो चेंजेस थे वो मुझे ठीक लग रहे थे, अच्छा ठीक लग रहा था। और दूसरा क्या था कि वहाँ करेक्टर आर्टिस्ट और विलन को लेके आज भी जगह बनी हुई है उनकी कहानियों में। जो बॉलीवुड का क्या रहा, ये हमेशा हम विलन्स को विलन ही सोचते हैं, इन्होंने कभी उनको करेक्टर आर्टिस्ट नहीं माना। तो उसके लिए जब तक लोग ना समझे, आप किसको समझा सकते हो कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप एक ऐसे कलाकार हैं जो न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि टॉलीवुड में और जो पंजाब की इंडस्ट्री है वहां भी आपका अच्छा खासा नाम है। आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आप न्यूजीलैंड गए, वहां आपने काम किया, मॉडलिंग की, फैशन लाइन में गए, फिर आप मुंबई आ गए। बड़े सारे टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में हैं। मुकेश जी, कैसे रहा है सब कुछ? देखिए, वो दौर था जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप क्या करना चाहते हो। अंदर कुछ केमिकल के लोचे कुछ और हो रहे होते हैं, आपसे कुछ और कहा जा रहा है। फिर एक फैमिली होती है जो हर एक इंसान को उसकी फैमिली कुछ ऑफर करती है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया होता है उसके ऊपर। तो मेरे पास भी चॉइस थी, मुझे भी एक फैमिली बिजनेस जो हो रहा था उसमें मौका था कि मैं भी फैमिली के साथ काम करूं। प्लस मेरे मन में कुछ और हो रहा था, हॉस्टल में पढ़ने से मेरी सोच अलग थी। तो मैंने हमेशा उसको फॉलो किया। उसके लिए मुझे तकलीफ भी बहुत हुई। उस तकलीफ क्योंकि जब आप अपने परिवार से अलग होकर कुछ करना चाहते हो तो परिवार तो आपकी हेल्प कर नहीं सकता है। उनके पास जो एक्सपीरियंस है, मैं आज जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वही बता सकता हूँ। तो उसका बदले में मुझे काफी तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब मैं फिल्मों में आ गया तो वो सारी तकलीफ जो है मैंने संभाल के रखी हुई थी। मैंने उसको कभी वेस्ट नहीं किया, और ना ही कभी मैंने किसी को कहा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, या मैंने आप खुद को कहा हो कि मेरी वजह से ये हुआ। तो जैसा होता गया मैं करता गया। लेकिन एक चीज ही मेरी समझ में थी कि मैं बना रहूं, डटा रहूं एक फौजी की तरह, तो मैं बच सकता हूँ। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये रास्ता खुलेगा मेरे लिए। तो उसी दौरान ये इस तरह के रास्ते खुले कि मैंने न्यूजीलैंड जैसी जगह में फैशन शोज करना शुरू किए। जब वो किए तो वहां के लोगों को मेरा स्किन कलर जो था वो बहुत अच्छा लगता था। मुकेश जी, आपने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी है, जिसमें इंडियन, सरफरोश, बाजी, घातक, जुड़वा, खिलाड़ी 786, एक लंबी लिस्ट है। आपको कभी ऐसा लगा कि अगर मैं उस हीरो के साथ भी काम करता, या किसी ऐसे हीरो के साथ शख्सियत है बॉलीवुड की जो आपको लगता हो कि यार इसके साथ काम करने का मौका मिलता तो और अच्छा होता? किसी को मिस किया आपने कभी? वैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरी शुरुआत ही सब एस्टेब्लिश लोगों के साथ हुई थी। अब पहली फिल्म गर्दिश थी तो उसमें अमरीश पुरी साहब, राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया जी, जैकी श्रॉफ, ये सब माने हुए एस्टेब्लिश एक्टर थे। उसके बाद धर्म जी के साथ फिल्में हुई, अमित जी के साथ हुई, संजू के साथ हुई, आमिर खान के साथ हुई, सलमान के साथ की। तो तकरीबन हाँ, कुछ उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ काम नहीं कर पाए, जीतू जी के साथ काम नहीं कर पाए, तो वो ऑलमोस्ट छोड़ चुके थे काम उन दिनों। तो क्योंकि शत्रु जी को मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ अपने समय में,
तो शायद उनके साथ काम नहीं कर पाया। बाकी तकरीबन सबके साथ काम किया है। आपने चंडीगढ़ की बात कही। स्कूलिंग के बाद जो आपकी लाइफ का मेन पार्ट है, वो जो यूथ होता है, जब आदमी जवान होता है, आपने आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ से की, तो क्या मिस करते हैं पंजाब को? हालांकि नहीं, पंजाब जी, क्योंकि पंजाबी पंजाबी इंडस्ट्री में अब आप काम भी कर रहे हैं, तो क्या मिस भी करते रहे इस बीच में? नहीं, उसमें देखिए कमाल की चीज रही कि मेरा दोस्ती का ग्रुप बहुत स्ट्रांग रहा, जम्मू में भी रहा, फिर चंडीगढ़ में भी बना। और ज्यादातर क्या हो गया, आज ज्यादातर दोस्त कहीं देश छोड़ के या स्टेट छोड़ के बाहर नहीं गए। चंडीगढ़ के बहुत से दोस्त जो है सेटल हैं, चंडीगढ़ में ही सेटल हैं। और उससे आज भी आना जाना रहा, आज भी उनके साथ टच में हूं मैं। हम मिलते हैं आज भी, रात शाम को किसी का वीडियो फोन कॉल आता है तो बात करते हैं। तो इसलिए कभी इतना महसूस नहीं हुआ। फिर फिल्मों में आए तो फिल्मों का मौका मिला वहाँ पंजाबी फिल्में करने का, तो वो एक सिलसिला लगातार जारी है। कोई ना कोई पंजाब से मुलाकात होती रहती है मेरी। और अब जब मैंने बेटे का सोचा कि बेटे को लॉन्च करते हैं, तो मैंने कहा लॉन्च करते हैं पंजाबी फिल्म में उसको। तो उसके लिए फिल्म बना रहे हैं पंजाब में, वो पंजाबी फिल्म में लॉन्च होगा। तो तो इसलिए एक खास रिश्ता तो है मेरा पंजाब के साथ में। तो कोई ना कोई तरीका ढूंढता हूं मैं कि किस तरह जुड़े रहे हम लोग। तो ये एक बेस्ट तरीका था कि मेरी जनरेशन जो है वो पंजाब से इस तरह जुड़े कि मैं उसको लॉन्च ही पंजाबी फिल्म में करता हूँ। पंजाब में आप किसको मानते हैं एक अच्छा कलाकार? कुछ आपको कहना चाहेंगे पंजाब की इंडस्ट्री के लिए? पंजाब का देखो, पूरी इंडस्ट्री को मैंने स्टडी ये किया आपका है, फेवरेट कलाकार? अभी देखा है हमने। लेकिन पंजाब में सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ कि अभी बहुत से एक्टर जो है वहां पे वो बहुत कामयाब हुए हैं। वहां के जो स्पेशली हीरोज हैं, हीरोज का बेहतर होना बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि जब कहानी बनती है तो सबसे पहले हीरो का नाम आता है। तो वहाँ बहुत से एक्टर ऐसे हुए, वो अच्छे हुए। जब उनके अच्छे होने से क्या हुआ, तो बॉलीवुड से बहुत से टेक्नीशियंस हायर कर किए उन्होंने। आज की डेट अगर आप कहूँ तो साउथ इंडिया के टेक्नीशियंस हायर किए जाते हैं पंजाबी फिल्मों के लिए, और बड़ी फिल्में बनाई जाती हैं। तो पंजाबी का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा हो गया है पहले से। मुकेश जी, आप अरसे पहले जो आप जब आपका शुरुआती दौर था, आप टीपू सुल्तान में नजर आए थे। मीर सादिक का आपने रोल किया था। उसके बाद आज एक लंबे समय बाद आप पृथ्वी वल्लभ में नजर आए हैं। तो कितना फर्क महसूस करते हैं टीवी इंडस्ट्री में, तब की टीवी इंडस्ट्री में और अब की टीवी इंडस्ट्री में, क्या आपने बदलाव? देखिए, उस वक्त की टीवी जो था वो मतलब बहुत, उस वक्त जो प्रेम था बहुत ज्यादा था टीवी को लेके। मुझे याद है कि टीपू सुल्तान के समय में भी सैटरडे या संडे रास्ते खाली हो जाते थे, इतना मुझे याद है। और वही चीज महाभारत और रामायण में बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आज का जो समय है, इसमें आप उसको ग्रंटेड नहीं ले सकते कि हमने चीज बनाई है इसलिए लोग इसे पसंद करेंगे। क्योंकि टीवी में इस कदर इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। यस, जब मैंने ये पृथ्वी वल्लभ किया तो मैं खुद हैरान था कि बड़े पैमाने पे हमारे सीरियल बन रहे हैं, और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके लिए। वो मेरे लिए बहुत नई बात थी, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा था कि मुझे ये करना चाहिए। तो मैं देखना चाह रहा था कि टीवी इंडस्ट्री कहाँ तक पहुंच गई है। और वाकई टीवी इंडस्ट्री ने बहुत बेकमाल काम किया है। बाकी ठीक है, कभी कभी हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली सेम बन रही होती हैं, तो हो सकता है हमें उतना फायदा ना हो। लेकिन टीवी भी बहुत बड़ा हो चुका है, और उसका पैमाना भी बहुत बड़ा हो चुका है। बहुत बहुत बड़े पैमाने पे आजकल सीरियल बन रहा है। मुकेश जी, गर्दिश आपकी पहली फिल्म थी, आपने ही बताया, और ऐसा है भी। लेकिन ये प्रियदर्शन साहब की भी पहली फिल्म थी। जी और उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आप तो बिल्कुल न्यू कमर थे बॉलीवुड के लिए? जी। अब प्रियन जी बहुत फ्रेंडली थे। एक्चुअली प्रियन जी ने जब मुझे कास्ट किया था, वो 3 लोग थे, उनके प्रोड्यूसर साहब, प्रियन जी, और हमारे जो डीओपी कैमरामैन थे। इन तीनों ने मुझे सिलेक्ट करने में टाइम नहीं लिया। मुझे लगता है 30-40 सेकंड में मैं ओके हो गया था। तो उससे मेरा जो हौसला था बहुत बढ़ गया था जी। कि हमने जो कहानियां भी तो सुनी हुई थी, लोगों से सुनते थे ना कि किस तरह पूछे जाते हैं सवाल आपसे, किस तरह करवाए जाते हैं। और यहाँ आपको 30 सेकंड में मुझे रोल मिल गया। और वहां पे प्रियन जी मुझे लेके कॉन्फिडेंट बहुत थे जब सिनेमा शूट हो रहा था। और एक बात जरूर, मुझे राज बब्बर साहब ने बहुत इनकरेज किया था। उनकी कुछ बातें मुझे याद हैं कि मैं डिनर में उनके साथ मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद तुमने पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होगा। मैं कहा सर मैंने नहीं पढ़ा,
कहने लगे मैंने पढ़ा है, बस ध्यान रखना है कि इस फिल्म में सारे लोग मजे हुए हैं, सब एस्टेब्लिश एक्टर हैं, तुम अकेले नए हो और प्रियन जी की पहली फिल्म है, तो हो सकता है उस वक्त फ्रेम में जब सब हों तो तुम्हारे पे ध्यान कम जाए, उस वक्त तुमने ध्यान रखना है और तुम्हारा ध्यान इस तरह रखना है तुमने कि जिस वक्त तुम वो पठानी सूट पहनोगे ना, बस यही महसूस करना है तुमने कि तुमसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है। वो जिस तरह से उन्होंने मेरे अंदर वो डाला ना, तो आप बिलीव कीजिए मैं जब वो पठानी सूट पहनता था मुझे किसी की कोई परवाह ही नहीं, मेरी लाइनें हैं, मैं खड़ा हूँ, सही थे, तो मुझे इतना फायदा हुआ उन्होंने जो सीख मुझे दी राज बब्बर साहब ने, बहुत बहुत मजा आया थ्रू द फिल्म। मेरा ज्यादा दिन 7-8 दिन का ही काम था पूरा फिल्म में, मैं 1 महीना उनके साथ में था, लेकिन प्रियन जी बहुत कॉन्फिडेंट थे और मुझे यहाँ तक याद है कि प्रियन जी ने मुझे कहा था, मद्रास में ही मैं एक उन्हीं की दिलवाई हुई एक फिल्म मलयालम फिल्म कर रहा था और मुझे कहा उन्होंने, मुकेश इंग्लिश में कहा, इफ यू डोंट वर्क इन दिस मूवी इट मीन आई डोंट वर्क, मतलब अगर तुम्हें लोगों ने पसंद नहीं किया तो मैं फेल होता हूँ। इतना बड़ा लाइन उन्होंने मुझे बोली थी उन दिनों। कॉन्फिडेंस उनको इस बात पे था कि उनकी कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जो चाहिए था उनको। तो ऐसी चीजें बहुत फायदेमंद रहती हैं जब इस तरह के लोग आपके साथ बिगिनिंग में जुड़ते हैं, क्योंकि बिगिनिंग में आपको सहारा चाहिए होता है हर एक तरह का। तो ऐसी कई चीजें मेरे साथ भी हुई जो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहा। आपका दिल्ली से भी विशेष जुड़ाव है, आप दिल्ली की रामलीलाओं में रावण का रोल अदा करते हैं। सर ये दिमाग में कैसे आया आपके? ये क्या हुआ कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो काफी सालों से मुझे हमेशा चाहते थे कि मैं वहां करूं और मैं मना करता था क्योंकि मेरे अंदर स्टेज है नहीं, मैंने कभी स्टेज किया नहीं। तो मैं कहता था यार मेरी समझ में नहीं आता, जब समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा परफॉर्म। तो फिर अचानक वो साहब मुझे एक कॉफी शॉप में मिल गए, बॉबी नाम है उनका, तो मेरे पास आया, कहता पाजी इस बार करेंगे आप? तो पता नहीं मेरे मन में क्यों आया, मैं चाहा करूंगा लेकिन थोड़ी सी कंडीशन रहेंगे मेरे। तो बोला क्या है? मैं जरूर करता हूँ। मैं क्या, मैं एक ही कंडीशन में रखूंगा कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा इस रोल को, क्योंकि इस रोल का मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि दूर तक पहुंचे। और रावण पढ़ा बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, लेकिन उनकी एक कुछ चीजें जो है ज्ञानी होने के बावजूद भी उनके कई चीजें जो है अप्रूव नहीं हुई, गलत हुई। तो मैं क्या, दोनों जो है चीजें लोगों तक सिंप्लीफाई करके पहुंचनी चाहिए। क्या आपके मालिक लोग ये बात मेरी समझेंगे? तो उन्होंने मेरे ख्याल वहीं से ही कोई 1-8 दिन में बात की और फिर मेरी मुलाकात हुई। बोले, उन्होंने कहा कि एक बार मिल लेते हैं आपसे। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा जी हम फिल्मी लोग क्यों, चाहे हम बुरा काम भी करते हैं, अच्छी लाइनें भी, हीरो की लाइनें भी लोगों को याद रहती हैं, क्यों रहती हैं? क्योंकि वो सिंपल तरीके से एक स्टाइल से कही जाती हैं और लंबा लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो मैं एक ऐसे रावण चाहूंगा कि जो रावण कुछ ऐसी बात कहे ताकि लोग साथ लेके जाएं उसको। तो अदरवाइज उस रामलीला का फायदा मुझे नहीं दिख रहा कि मैं इतनी गहरी संस्कृत बोल जाऊं कि मैं खुद बोलने में भी परेशान रहूं और समझाऊंगा किसको। तो आपके जो देखने वाले लोग हैं वो उसी तरह के हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे लिए एग्री किया और फिर उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। तो उसको मैंने कहा कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको हिंदी में थोड़ा रखिए ताकि मैं मजे से इसको बोल सकूं, तो पहुंचा सकूं दूर तक। तो वो सब सुविधा मुझे मिली। तो फिर मुझे करने के बाद बहुत मजा आया, मेरे को बड़ी अंदर से खुशी हुई कि एक ऐसी जगह थी जब मैं जाने से घबराता था और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बाद में एक मजेदार किस्सा भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। रामलीला के दौरान आप दिल्ली की सड़कों पर थे और आप रावण के गेटअप में थे, शायद आप उस टाइम बाइक चला रहे थे, हार्ले डेविडसन, फिर बाद में आपको सलाम कर गया था। मुकेश जी क्या हुआ था? वो ऐसे ही ख्याल आया था, ख्याल यहाँ से आया था कि क्यों ना, उन दिनों हेलमेट के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा था, सरकारें कहती थी, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम ये कहें कि अगर रावण भी आज मोटरसाइकिल चलाएगा तो उसने भी हेलमेट, अपनी हेलमेट पहनी हुई होगी, उसने भी अपने सर का मुकुट सर पे होगा, तो उसने भी ख्याल रखा है कि उसका भी गियर जो है मोटरसाइकिल वाला पूरा होगा। लेकिन हम गलत कहाँ हो गए कि रावण हो या कोई भी हो, धरती के ऊपर तो आपको हेलमेट ही पहननी पड़ेगी, वहां रावण का मुकुट नहीं चलेगा। ये हमसे गलती हो गई। और वहां पे हम जहाँ कर रहे थे वो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और वहां किसी ने फोटो खींच के भेज दी और अपने को चिट्ठी आ गई उसकी। और मुझे कहा, मुझे जब पता चला कि इस तरह नाराजगी जाहिर की है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने,
तो मैंने उन्हीं से कहा कि देखिए सर, बात यह है कि ये बात अब मेरी समझ में आई है कि हम सही कहना चाह रहे थे कि रावण भी अगर मोटरसाइकिल पे है तो उसने भी मुकुट पहना, लेकिन ये मैसेज गलत किया है, क्योंकि उस रावण के भी सर पे हेलमेट ही होनी चाहिए थी। तो अब इसका ये है कि हम जाएंगे, वहां माफी मांगेंगे, और वहां उसका पनिश जो भी उन्होंने फाइन किया था वो फाइन भर के आया, मैं उनसे माफी मांगी, हमने हाथ मिलाया, ये हम मानते हैं इस गलती को। तो इस तरह की इंसिडेंट था वो। एक सवाल यह है कि आप 60 साल के करीब हैं, लेकिन आपकी फिटनेस को देखकर, आपकी फिजिक्स को देखकर कोई यकीन नहीं करता कि आपकी एज इतनी होगी। आपने इतना अच्छा मेंटेन किया है। मुकेश जी, क्या राज है इसके पीछे? मेरा डिसिप्लिन है। मैं देखिए स्पोर्ट्समैन था कॉलेज में, अपने कॉलेज का वाइस कैप्टन रहा कॉलेज का मैं, और शरीर दौड़ना उड़ना, और अपना बचपन भी वैसे ही था, कबड्डी खेलना, नहरों में छलांग लगानी, खेतों में दौड़ना, ट्रैक्टर चलाना, कभी कभी वो ये अपना काटते थे जो जिस तरह का जो होता है अपना चारा काटते थे जानवरों के लिए करना, उस तरह का मेरा बचपन रहा है। हमारा कोई चॉकलेटी बचपन नहीं था, और एंजॉय करते थे। फिजिकल बहुत था बचपन में, ऊपर से स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, और रॉ स्पोर्ट्स खेलते थे हम लोग। उस सुविधाएं नहीं होती थी, जूता नहीं था, तो फुटबॉल भी खेलते थे, लकड़ी का हॉकी बना के हॉकी में दौड़ना। तो मुझे लगता है वो सारी चीजों का बाद में एक फायदा हुआ जब एक डिसिप्लिन में वो आ गई। तो क्रिकेट खेलने का मौका मिला, तो वाइस कैप्टन बने अपनी क्रिकेट टीम का, यहाँ एथलीट भी रहा कॉलेज का मैं, और भी जेवलिन थ्रो, शॉटपुट, ये सब ताकती तो फेंक लेते थे हम लोग। लेकिन मेरी जिंदगी का हिस्सा जो है ना, वो स्पोर्ट्स की जो बात थी, एक्सरसाइज, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा इतनी जल्दी बन गया, वो आज तक मैंने छोड़ा नहीं उसको। मैंने उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस किए हैं जो मुझे सूट करते हैं, और कुछ चीजें अवॉइड करनी है क्योंकि वो इसलिए जरूरी है कि अब शरीर के हिसाब से, एज के हिसाब से उन्हें ध्यान में रखता हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस मुझे अलाउ करता है कि मैं किस तरह मुझे बचना है उन चीजों से। लेकिन डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं। मेरा आज भी 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, अगर एनर्जी अच्छी है तो एवरी डे किसी ना किसी रूप में वो एक्सरसाइज का रूप धारण करता है। अगर मेरा मन नहीं तो मैं वॉक करने चला जाता हूँ, तो कुछ भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप किसी रूम में छोड़ देंगे तो मैं रूम के अंदर अपने शाम का 1-1.5 घंटे का वर्कआउट मैं रूम के अंदर ही बना लूंगा। 2 कुर्सियां पकड़ूंगा, उसके ऊपर पुशअप हो गए, डंड मार दिया, ऐसा कुछ करके मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। तो मैं यही कहूंगा लोगों से कि शरीर जो है ना, बहुत से लोग आज जल्दी में है। प्रॉब्लम ये है, आज के बच्चे बहुत जल्दी में, उनको लगता है कि मेरा शरीर 2, 4, 6 महीने में बन जाए और बस, फिर क्या। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती, ये कोई महल नहीं है, ये वो नाजुक चीज है जिसको हर दिन आपने बड़े प्यार से संभालना। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए आपके पास, बड़ी लंबी जिंदगी है आपकी। ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि अब इसके बाद मुझे कोई ईंट लगाने की जरूरत नहीं, मेरा पैलेस तो बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर एवरी डे आपको उसको प्यार से ध्यान रखना है, क्या कह रहे हो उसको, किस तरह का खा रहे हो आप, किस तरह का एक्सरसाइजें कर रहे हो आप, टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। तो आपको उस लेवल का दिमाग लगा के करना चाहिए। लेकिन बहुत से दोस्त बहुत जल्दी में आजकल, उनको बहुत बड़े बड़े मसल्स, ये चाहिए वो चाहिए, और बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, और जो एक्चुअली चीजें खानी है उन पर भरोसा उनका खत्म हो गया। तो शायद ये डिसिप्लिन मुझे पे बैक कर रहा है। मैं आज भी कोई डिब्बे वाली चीज नहीं लेता हूँ, आज भी वही खाता हूँ जो खाता आ रहा हूँ। लेकिन तरीका समझ में आ गया कि आज पता चल रहा है, लोगों को नहीं पता क्या कितना अच्छा आपके लिए, प्याज कितना अच्छा है, अदरक कितना अच्छा आपके लिए, वो ये नहीं समझते, बस पाउडर में सब कुछ लगे हुए हैं। तो शायद मुझे उन्हीं चीजों का फायदा हुआ है जो मैंने ईमानदारी से फॉलो की, और ये डिसिप्लिन कभी मुझ पर भारी नहीं पड़ा। इसके लिए मुझे ऐसा नहीं यार ये क्या है यार मेरे ऊपर, मुझे फिर एक्सरसाइज करनी, ऐसा कुछ नहीं। आई इंजॉय स्वेटिंग आउट। लोगों को पता ही नहीं है पसीना आने का मतलब क्या है। एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन एसी लगे हुए हैं, पसीना ही नहीं आता। कोशिश करते हैं समझाने की, जिस वर्कआउट में पसीना नहीं आता वो वर्कआउट आपके लिए जीरो है, बिग जीरो, उसका कुछ माने नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप शरीर को उस लेवल पे ले जाते हो जहां स्वेट करता है, इसका मतलब वो एक्सरसाइज है। स्वेट ही नहीं करोगे तो क्या एक्सरसाइज है। तो एनीवे ये सब चीजें जहां जब मौका मिलता है बताते रहता हूँ। तो मुझे तो मुकेश जी, लोग स्ट्रेस में हैं और उदासी भी है, निराशा भी है। लोग चाहते हैं कि कोरोना का जो लॉकडाउन है वो पीरियड खत्म हो, काफी लंबा हो गया।
ऐसे में इस इंटरव्यू की शुरुआत हमने आपकी सुपर हिट फिल्म के डायलॉग के साथ की थी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अच्छे, जो आपको लगता हो कि ये यादगार डायलॉग है, वो सुनाइए। पहले तो मैं सबसे कहूंगा कि आप इस लॉकडाउन को ना बहुत बहुत सीरियसली मत लो। ये समय है आपके पास, अपनी हॉबीज को तराशो। आप क्या करना चाहते थे? कभी आप गुनगुनाते होंगे तो उसको गुनगुनाना शुरू कर दीजिए रेगुलरली। आप कुछ म्यूजिक बजाते होंगे तो उसको बजाना शुरू कर दीजिए। आपने कुछ किताबें रखी होगी जो पढ़ी नहीं, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ घर का काम आपके हिस्से आ जाएगा, वो कर लीजिए। कुछ थोड़ी डांट पड़ने वाली है आपको, वो खा लीजिए, क्योंकि आप बिना घर सीधा घर का काम कर नहीं सकोगे, क्योंकि आपको आदत नहीं है। तो थोड़ी डांट पड़ने वाली है आपको, वो डांट भी खाइए दबा के। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप एक लकीर क्लियर कर लीजिए, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा करें, ऐसे दिन पास होगा, ऐसा थोड़ी एक्सरसाइज घर में कर लेंगे तो टाइम पास होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जितना सीरियस लेंगे ये उतना सीरियस होता जाएगा, क्योंकि हम कोई भी आदी नहीं है इस बात का, कोई भी आदी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ लोग इसको ज्यादा सीरियस ना ले, इसको इसके अंदर कुछ सीखने की कोशिश करें। जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा डिसिप्लिन निकल के आएगा, फिर उसको बाकी की जिंदगी में फॉलो कीजिए। तकलीफों में बहुत रास्ते निकलते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। कोई काम खुशी से बड़े कम हल निकलते हैं, लेकिन तकलीफ में ही अच्छे सवालों के जवाब मिलते हैं जो नहीं मिल रहे थे। तो आप इससे फायदा उठाइए, एक नई जिंदगी, एक नया डिसिप्लिन पैदा कीजिए अपने लिए, जो आपको आगे फायदा हो। तो बाकी रही लाइन की बात, जो आपने कही है मैं वही कर देता हूँ। मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूँ हमेशा खुला। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय पंजाब केसरी ग्रुप के दर्शकों को दिया। उम्मीद करते हैं लोग आपके टिप्स को फॉलो करेंगे। लॉकडाउन के बीच कैसे खुद को हेल्दी रखना है, अपनी जो हॉबीज है जो पीछे छूट गई है उनको फिर से आज आगे लेकर आना है, उसमें समय, एक पॉजिटिव एनर्जी इसमें लगानी है। मुकेश ऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका पंजाब केसरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब दोस्तों से यही कहूंगा कुछ मत करिए, फॉलो कीजिए, जो आपसे कहा गया वही बेस्ट मेडिसिन है। और कमाल है, बिना मेडिसिन के इतनी बड़ी मेडिसिन आपको दी है उन्होंने कि सोशल डिस्टेंसिंग, और इस वक्त बाहर मत जाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बस वेट कीजिए, अपना ख्याल रखिए। वैसी की वैसी दुनिया आपको बेहतर मिलेगी, सुंदर मिलेगी, साफ मिलेगी। गंगा सुंदर दिख रही है, सड़कें सुंदर दिख रही हैं। ये सरकार बैठी नहीं हुई, सरकार उसे साफ कर रही है। हर रोज छिड़काव हो रहा है। वो जो कचरा आपकी आंखों को चुभता था, वो कचरा साफ हो चुका है वहां से, वो सब कुछ साफ दिखेगा आपको। तो जब आप बाहर निकलेंगे सब कुछ साफ दिखेगा। अब आपने कोशिश करनी है कि जैसी दुनिया आपको दिखे बाहर जाके, उसे मेंटेन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।